किए जाते हैं उन्हें मानक वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जो दिख रहा है वह वर्ण जो वर्तमान में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मानक वर्ण कहलाते हैं। मानक वर्ण कहलाते हैं वह वर्ण जो वर्तमान में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मानक वर्ण। और इनकी संख्या कितनी है? 52 है। पर वर्तमान में एक जो ड्रा वर्ण है वो बढ़ गया है, तो आप इसको 53 भी कह सकते हैं। हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान, अब आगे क्या लिखेंगे? हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान। हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान। तो जो मैंने आपको कल ही पढ़ाया, अतु विसर्जनीय कंठा, नंबर 1 हो जाएगा अतु विसर्जनीय नाम कंठा। विसर्जनीय नाम कंठा। नंबर 2 है इसमें इचु ऐसा नाम तालु। इचु ऐसा नाम इचु ऐसा नाम तालु। और तीसरा हो जाएगा ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम धंधा। ऋतु रसानाम धंधा। उपधिमानीय मतलब देखेंगे कंठ के लिए कौन कौन से वर्ण है?
देखते हैं। आप मतलब कि आ आओ, ऊ मतलब हो जाएगा का, खा, गा, घा और अंगा। और विसर्ग क्या, आहा, ये तो होगा विसर्ग। ये जो वर्ण है कहां से बोले जाएंगे, कंठ से। ईचु ऐसा नाम तालु मतलब छोटी बड़ी चू मतलब चावल, अर्थात चा, छा, जा, झा, इन। और ये तालव्य सा, ये कहां से बोला जाएगा, तालु से। तीसरा है ऋतु रसायन मूर्धा, री, री वर्ण जो है री। और टावर, क्या मतलब टा, ठा, डा, ढा, री, टा, ढा, डा, ढा, बड़ा और मूर्धा सा, मूर्धा सा। ये है आपका मूर्धा से बोला जाता है। नृतु रसायन बनता, नृ मतलब ला, ला, टावर, ता, था, गा, धा और ला। और दंती सा, ये कहां से बोला जाएगा, दंत से। ये मूर्धा से, ये तालु से और ये वाला कंठ से। उपधमानियानाम ओष्ठौ, संभवतः उपधमानियानाम ओष्ठौ। उ छोटा ऊ बड़ा ऊ। पाविस हो जाएगा पावर, पा, पा, गा, भा, ये सारे वर्ण कहां बोले जाएंगे, आपके ओठ से। उपधमानियानाम ओष्ठौ। वकारो दंतोष्ठा, अगला सूत्र है वकारो, वकारो दंतोष्ठा। जो वा है, वा, ये दांत और ओठ के सहयोग से बोला जाएगा वा। ए दहितो कंठताल, ए दहितो, ए जो है आपका ए दहितो, ए दहितो कंठताल मतलब ए आए जो आपका है वो कंठ और ताल दोनों के सहयोग से बोला जाएगा। ए दहितो कंठताल, ठीक है। देखिए संभवतः कोई तो नहीं हो रही है। मानक वर्ण जो वर्तमान में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मानक वर्ण कहते हैं। आपके वर्णमाला में 52 वर्ण थे, एक बढ़ गया गया, उसको करके आप निर्भर कर सकते हैं। हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं हम, खास करके व्यंजन की बात कर रहे हैं और इसमें आपके स्वर भी आ गए हैं। अकु विसर्जन का नाम कंठ, आ और कावर, काखा काखा अंगा और विसर्ग, ये सब कहां से बोले जाएंगे, आपके कंठ से। इचु ऐसा नाम तालु, छोटी बड़ी चावल मतलब चासा झाड़ियां। और तालबी सा, छोटी बड़ी चाचा झाड़ियां और तालबी सा कहां से बोला जाएगा, तालु से। ऋतु रसायन मूर्धा अर्थात री वर्ण, री और टावर, री वर्ण और टावर, टावर टा, ठा, डा, ढा, रा, ये सारे के सारे मूर्धा से बोले जाएंगे सारे वर्ण। ऋतु रसायन बनता, री मतलब ला, तू मतलब ताथा धरना, री ताथा धरना, ला और दंती सा, ये कहां से बोला जाएगा, दंत से। उपधमानियानाम, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पावर मतलब पाखा बाफा, ये सब कहां से बोले जाएंगे, ओठ से। वकारो दंतोष्ठा, वह जो है दंतोष्ठ वर्ण है, दांत और ओठ के साथ बोला जाता है। ए दहितो कंठताल, ए आई, ए अंदर से आते हैं ना, और ताल मतलब कि यहाँ पे कंठताल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ए
क्या होना चाहिए? बाकी आगे हम देखते हैं ए और आई कैसे बना। छोटा औधर ई से क्या बन गया? ए बन गया। और आधर बड़ी ई से क्या बन गया? आई बन गया। ये क्या है? आ क्या है? कंठ है। और ई क्या है बच्चों? तालु है। कंठ और ताल मिलाया गया तो ए और आई क्या है? कंठ ताल अभी बताया गया पहले ही आपको। तो ये कैसे बना है? ये कंठ कैसे? क्योंकि आ और ई के संयोग से बने हैं। आ कंठ है, अभी क्या है? ताल है। इसलिए जो ए आए हैं ये कैसे है? कंठ ताल है। आगे देखेंगे आ और ऊ से क्या बनेगा? आ और बड़ा ठीक है धन। ऊ और बड़ा ऊ से क्या बन जाएगा? ओ और आओ। आओ से ओ, आ और ऊ से आओ। आ कैसा है बेटा? ये कंठ है। ऊ क्या है? होठ है। ऊ क्या है? होठ है। होठ से बोला जाता है तो आप क्या बोलोगे? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ये जो वर्ड है ये क्या है? कंठोष्ठ। मतलब कि कंठोष्ठ कर। ये क्या है? ये कंठोष्ठ। कंठ और होठ दोनों के सहयोग से बोला जा रहा है। समझ में आया? आगे देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार देखेंगे। अनुस्वार में कौन सा वर्ड आता है आपका? अन आता है। क्या आता है? अन की मात्रा कैसे लगी होती है? ऐसे लगी होती है ना। नाक, इसका उच्चारण कहां से होता है? नाक से। नाक से उच्चारण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नासिक के वर्ण। क्या बोलते हैं? हाँ, जिनका उच्चारण नाक से उसे क्या बोलेंगे? नासिक। जो पंचमाक्षर है, ध्यान दो बेटा इधर कहीं। पंचमाक्षर क्या है? इमं गणना मिया अंगा अड़ाना मा। ये क्या है? जो कावरे के लास्ट में आएगा अंगा पांचवें अक्षर पे है ना। अच्छा वर्ग में पांचवें क्या हो जाएगा? इया। का में क्या हो जाएगा? ना। और टा वर्ग में अड़ा, पा में मा। तो जो पांचवा अक्षर है स्पर्श व्यंजन में, जो पांचों वर्ग का लास्ट वाला वर्ण है उसे क्या बोलते हैं? नासिक के वर्ण। क्या बोलते हैं? और ये भी क्या है? नासिक के है। नासिक के वर्ण बोलने के लिए नाक की आवश्यकता होती है। आप नाक बंद करें और बोल के देखिए, हम क्या बोल पाएंगे? प्रयास करो। इया बोलो, बोल पाओगे? नहीं हो पा रहा है। अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें नाक की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नासिक के वर्ण क्या लिख सकते हैं? इसलिए अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में अन क्या है? उपसर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। इमं गणनम क्या है? नासिक ध्वनि है। लिख देता हूं। इया मा अंगा अड़ा न मा। दो बार में आया है ना, पर एक माँ में क्या लग गया? हलन। इसलिए ये भी पांचवें नंबर पे आता है। चाचा का घा इया, पापा का भा मा, काका का घा अंगा, टाटा डाढ़ा घड़ा, काका दाढ़ा ना। ये सब के सब क्या है? पंचमाक्षर है। क्या है ये? तो ये पंचमाक्षर जो भी होते हैं ये नासिक की ध्वनि है। क्या है ये? नासिक की ध्वनि।
नासिक की ध्वनि है। क्या है बेटा ये? नासिक। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद देखेंगे हम। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके दो भेद देखिए। पहले हो जाएगा बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। तो सीधे देखेंगे आगे हम अल्पप्राण और मिला दे। उच्चारण बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। तो बाह्य प्रयत्न फेफड़ों से हवा का निकलना, स्वर तंत्रियों से झपटी होना और हवा, वायु और प्राणी तीनों की आवश्यकता होती है। फेफड़े से निकलने वाली हवा या प्राण के आधार पर वर्ण के भेद। फेफड़े से निकलने वाली हवा या प्राण प्रत्येक वर्ण में समान नहीं होती। कुछ वर्णों में कम हवा, कम वायु और कुछ में अधिक प्राण की आवश्यकता होती है, तो कुछ वर्णों में अधिक या कम की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं अब जो है आपका अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और क्या देखेंगे, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण जो होते हैं किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे और पांचवें, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है क्या होगा, अल्प प्राण। इसका संकेत क्या हो जाएगा, 135। और शेष बचा क्या है, नंबर 2 और नंबर 4। यह है क्या, महाप्राण। क्या है बच्चों ये, महाप्राण। इसके लिए हम समझेंगे इसको कैसे, तो देखते हैं इसको। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, य, टा, सा, रा, धा, ता, था, दा, धा, रा, पा, सा, वा, धा। ये मैंने क्या लिखा है, स्पर्श व्यंजन। क्या लिखते हैं मैंने, कुल संख्या कितनी है, 25। इनको हम अलग अलग देखते हैं, इनको हम अलग अलग देखते हैं। चाहे तो आप नंबरिंग डाल दें ऐसे करके। इसमें आप बताइए पहला वर्ग कौन सा है, तो आप बोलोगे का वर्ग। क्या है, 1 2 3 4 5। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण वाले हैं, 1 2 3 4 और 5। तो अभी क्या बताया गया, अल्प प्राण का सूत्र क्या बताया गया, 135। का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। ये क्या है आपका, अल्प प्राण है। तो समझने के लिए आप यहाँ से उठाइए एक लकीर,
यहाँ मिलाइए और यहाँ मिला दीजिए। ये जो है जो मिलान हो रहा है ये किसका है? अल्प प्राण का है। किसका है? अल्प प्राण का है। समझ में आया? बच्चे पढ़ेंगे कागा का चाजा या टाडा तादा का और बाबा। जो बच गया है वो महाप्राण है। चलो भाई इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ मिलाते हैं। तो ये जो आपका है ये आपका आ रहा है 135। इसको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। लेकिन दूसरा क्या है? ये 24 ही है। क्या है ये? 24 2 4 है। इसको आप क्या लिख सकते हो? महाप्राण। क्या लिखोगे? महाप्राण। तो अगर चाहे तो अलग से लिखना चाहे अल्पप्राण महाप्राण को तो लिख दे। हेडिंग यहाँ पे डालते हैं। हम फिर अल्पप्राण को देखते हैं किसी क्रम से नोट कर लेते हैं। सभी बच्चे नोट करें एक तरफ से। का गा अंगा चा जा तिया चा रा अड़ा ता ना ना पा बा। ये क्या हो गए? अल्पप्राण हो गए। इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 15। जब एक वर्ग में 3 वर्ण आते हैं तो 5 वर्ग में कितने आए? 15। देखो 15 है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपका क्या है? ये अल्पप्राण हो गया। दूसरे में आप देखेंगे महाप्राण। महाप्राण का संकेत क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो महाप्राण पढ़ के प्रयास करेंगे। ख घ छ ढ ठ ग थ ह प भ। ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो नोट कर लेते हैं। ख घ छ झ ठ ढ थ ध प। है ना? कितने बार होना चाहिए? 10। एक बार में 2 ही तो है, 10 बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा नंबर और चौथा नंबर क्या है? महाप्राण है। क्या ये? महाप्राण है। समझ में आया? इसी समय एक चीज और समझ लेंगे सघोष और अघोष। ये कंप्लीट हुआ है तो इसको मिटाएंगे। अल्पप्राण और महाप्राण देख लिया। अब देखते हैं हम लोग सघोष और अघोष। कंप्लीट हो गया है, मिटा देते हैं। सघोष और अघोष। सघोष अघोष ये क्या है? और ये जो अल्पप्राण लिखा था उसमें आप एक लाइन और लिख लीजिए। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। जो भी लिखा है उसमें आप देख सकते हैं सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? मतलब आज लेकर के आओ तक जो है ये सब क्या है? अल्पप्राण है। और लिख लो ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं?
कागांगा, चाजांगा, टाटाना, तादाना और पाबा। महाप्राण का क्या होता है? 24। उसके लिए आप क्या देखेंगे? ठीक है। अब प्राण की कुल संख्या 15 तो पहले बताइए, और जब सभी स्वर जोड़े जाएंगे तो 15 और 11 स्वर हो जाएंगे, तो 15 10 25 1 26। अब प्राण कितने हो जाएंगे? 26। महाप्राण में आपके तीनों सा हो गए और 10 आपके अस्वर व्यंजन के हैं, तो 13 होनी चाहिए। महाप्राण संख्या कितनी होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए। समझ में आया? देखते हैं अघोष और सघोष, तो नोट करें अघोष, अघोष। क्या लिखोगे बच्चों? अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती है, उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी का उल्टा हो जाएगा सघोष। क्या हो जाएगा? सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं, अधिक झंकृत होती हैं, उन्हें सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। उन्हें सघोष कहते हैं। क्या कहेंगे? सघोष। अघोष का सूत्र क्या हो जाएगा? अघोष का सूत्र हो जाएगा 12। अघोष के लिए क्या हो जाएगा? 12। तो का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, ये क्या है बच्चों? अघोष है। क्या है? अघोष है। और तीनों सा ये क्या है? ये भी अघोष है। तो नोट कर लीजिए का खा चा छा टा ठा ता था पा था, और तीनों सा क्या है?
सा, दंती सा और मूर्धा सा, ये तीनों सा क्या है आपके अघोष है, अघोष है।